की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया था। उसमें हमने एफडब्ल्यू रिग्स को डिस्कस किया था और उसी में आज हम डिस्कस करेंगे रिग्स का जो बचा हुआ हिस्सा है, यानी बाजार कैंटीन मॉडल को डिस्कस करेंगे। रिग्स का डेवलपमेंट पे क्या कहना था उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद रिग्स के क्रिटिसिज्म को हम लोग देखेंगे। तो अगर आप इस लेक्चर पे डायरेक्टली आ गए हैं तो आप प्लीज पिछले वाले लेक्चर को पहले देखिए, नहीं तो इसका 1% आपको समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं रिग्स ने क्या क्या किया था। तो रिग्स ने सबसे पहले कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक प्राइम मूवर का काम किया था, क्योंकि कैप ग्रुप का एक तरह से चेयरमैन यही थे, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप का, जो यूएसए के द्वारा फॉर्म किया गया था। रिग्स पायनियर थे इस चीज में, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में सबसे पहले इन्होंने ही शुरुआत की थी। और इकोलॉजिकल अप्रोच था इनका, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इकोलॉजिकल अप्रोच को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। इनका फोकस जो था वो नॉन वेस्टर्न जो डेवलपिंग सोसाइटीज पे इनका फोकस था। इनका मानना था कि डेवलप्ड सोसाइटी पे तो बहुत चर्चा हो गई है, जो यूएस और यूरोप के जो भी थिंकर्स हैं वहीं से आते हैं और वहीं के एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा फोकस होती है, तो हमारा फोकस जो रहेगा वो नॉन वेस्टर्न डेवलपिंग सोसाइटी पे रहेगा। तो इसलिए रिग्स ने जो भी प्रयोग किए, जो भी स्टडी की, वो नॉन वेस्टर्न सोसाइटी में की, मेनली फिलीपींस, चाइना, इंडिया, इन सब पे इनका फोकस रहा है। शुरुआत में इन्होंने एग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल दिया था, फिर एग्रेरिया ट्रांजिशिया इंडस्ट्रिया मॉडल दिया था, बाद में फ्यूज प्रिग्मेटिक और डिफ्रेक्टेड सोसाइटी करके इन्होंने मॉडल दिया था, उनके कैरेक्टरिस्टिक को बताया था इन्होंने। इनका जो फोकस था वो सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल सब सिस्टम पे फोकस था, बट प्राइमरी इनका इंटरेस्ट यही था कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम क्या है किसी भी ट्रांजिशनल सोसाइटी में, यानी प्रिज्मेटिक सोसाइटी में क्या उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, उनको समझना इनका मेन फोकस था। बट इन्होंने रेफरेंस लिया था फ्यूज और डिफ्रेक्टेड सोसाइटी का। तो फ्यूज और डिफ्रेक्टेड सोसाइटी की स्टडी केवल इसलिए की थी क्योंकि वहां से रेफरेंस लेके ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी के जो भी डेवलपमेंट कंसर्न है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, उनको समझ सके और उन पे दे सके। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अपने पुराने वाले लेक्चर में। आज से हम लोग शुरू करेंगे बाजार कैंटीन मॉडल के बारे में। शुरू करते हैं। किसी भी डिफ्रेक्टिव सोसाइटी में जो भी इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो डिपेंड करता है मार्केट फोर्सेस पे, ठीक है, यानी सप्लाई और डिमांड। अगर डिफ्रेक्टेड सोसाइटी की बात करें यहाँ तो क्या है, जैसे कि जो मॉडल दिया था रिग्स ने वो प्रिज्मेटिक मॉडल दिया था। उन्होंने बोला था जैसे प्रिज्म से एक लाइट गुजरती है तो वो फिर उसमें डिफ्रेक्शन हो जाता है, यानी कि वो बहुत बहुत भागों में बढ़ जाती है। वैसे ही जो जो इस प्रिज्म के पीछे जो है वो फ्यूज्ड लाइट है, यानी एक ही लाइट है। इसमें क्या है, प्रिज्मेटिक लाइट है और ये है डिफ्रेक्टेड। तो उन्होंने बताया था कि जो भी डिफ्रेक्टेड सोसाइटी है उसको उन्होंने बोला था, ये डेवलप्ड सोसाइटी को वो डिफ्रेक्टेड सोसाइटी बोलते हैं, जहां स्पेशलाइजेशन ज्यादा है, हर काम को करने के लिए हर स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। और फ्यूज में क्या है, एक ही एजेंसी जो है वो सारे काम करती है। जैसे हमने ट्राइबल चीफ का एग्जांपल लिया था, प्रिज्मेटिक इन दोनों के बीचों बीच है। तो बाजार कैंटीन में मॉडल में ये सबसे पहले डिफ्रेक्टेड सोसाइटी के बारे में बोलते हैं कि वहाँ जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो डिपेंड करता है मार्केट फैक्टर्स पे, यानी कि जो सप्लाई और डिमांड है वो काम करती है डिफ्रेक्टेड सोसाइटी में। उसी के बेसिस पे जो है जो चीज के दाम तय होते हैं और बिक्री होती है। जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है वो एक तरह से स्टैंडर्डाइज्ड मेथड फ्लो करता है। स्टैंडर्ड मेथड कहने का मतलब कि वहाँ कुछ वेट होगा, कुछ यूनिट होगा, कुछ प्राइस होगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको डिफ्रेक्टेड यानी डेवलप्ड सोसाइटी यानी अमेरिका टाइप के कंट्रीज में आपको देखने को मिलते हैं। ऑन द कंट्रोरी, ठीक इसके उल्टा जो फ्यूज सोसाइटी है वहाँ जो है रिलीजन, सोशल, फैमिली कंसिडरेशन जो है वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ नहीं रहते हैं। मार्केट में जो है बार्टर सिस्टम रहता है, यानी कि आप हो सकता है अनाज दो तो आपके बदले उसके सामान कुछ और दूसरा मिल सकता है। बार्टर सिस्टम यही है, ठीक है। तो वहाँ जो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाला सिस्टम काम करता है, वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम कुछ दूसरा है। अब यहाँ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन और उसके प्रॉब्लम। लेकिन इकोनॉमिक्स का इन्होंने सहारा लिया है वहाँ के मार्केट को समझने के लिए। मार्केट के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, इसीलिए मार्केट का ये एग्जाम्पल लेते हैं। अब जो फ्यूज सोसाइटी है वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ जो बात ये बोल रहे हैं कि जो रिलीजन है, कहाँ गया पॉइंटर,
जो रिलीजन है, सोशल और फैमिली कंसिडरेशन है, ये आपकी इकोनॉमिक ट्रांजिशन को डिफाइन करते हैं। आप इंडिया से एग्जाम्पल मत लीजिए, क्योंकि इंडिया एक फ्यूज सोसाइटी नहीं है। जबकि अगर पुराने इंडिया का एग्जाम्पल लें तो हो सकता है कि हिंदू का सेपरेट कंजम्पशन पैटर्न हो, मुस्लिम का सेपरेट कंजम्पशन पैटर्न हो, दलित हो सकता है कि किसी चीज को कंज्यूम नहीं कर सकते हो, या उन पे कुछ रोक हो कि आप ये नहीं पहन सकते, ये ऐसे नहीं चल सकते, ये चीजें नहीं खरीद सकते। तो जो फ्यूज सोसाइटी है उसका ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कि जो मार्केट इकोनॉमी है, जो डेवलप्ड सोसाइटी है, जो डिफ्रेक्टेड सोसाइटी है, वहाँ मार्केट सारी चीजें तय करती हैं, लेकिन वहीं फ्यूज सोसाइटी में ये सारी चीजें तय की जाती हैं रिलीजन, सोशल और फैमिली कंसिडरेशन के द्वारा। और वहाँ पे जो बार्टर सिस्टम यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये तय करता है जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। लेकिन अब इन दोनों के बीच में जो आता है प्रिज्मेटिक सोसाइटी, जो हम इंडिया के जहाँ तक बात करें तो वो बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है प्रिज्मेटिक सोसाइटी का, वो डिपेंड करता है, वो एक तरह से है बाजार कैंटीन मॉडल की तरह। इसको जो भी प्रिज्मेटिक सोसाइटी का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको ये बोलते हैं कि ये जो मॉडल है वो बाजार कैंटीन मॉडल है। ठीक है, यहाँ मार्केट फैक्टर्स भी, जो सप्लाई और डिमांड के फैक्टर्स हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंजम्पशन में, जैसे रिलीजन, सोशल एटसेट्रा, ये सारी चीजें, सॉरी मार्केट फैक्टर्स यानी सप्लाई और डिमांड भी ये सारी चीजें तय करते हैं। और साथ साथ में अदर फैक्टर्स जैसे रिलीजन, सोशल, ये सारे फैक्टर्स भी, यानी कि फ्यूज सोसाइटी के फैक्टर और डिफ्रेक्टेड सोसाइटी के फैक्टर भी साइड बाय साइड अपना रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक ट्रांजिशन में। ठीक है, तो जो भी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके चलते क्या होता है कि एक अनसर्टेनिटी का माहौल रहता है, और ये अनसर्टेनिटी क्या है, ये जन्म देती है बार्गेनिंग एंड प्राइस को। अभी ये जो लास्ट वाला जो टर्म मैंने बताया कि जो भी इकोनॉमिक फैक्टर्स और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और बार्गेनिंग और ब्राइब्स को जन्म देते हैं, ये आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, अगले स्लाइड में अच्छे से आ जाएगा। चलते हैं आगे देखते हैं कि ये बोलते हैं कि डिफ्रेक्टेड सोसाइटी में जो भी सर्विसेज लोगों को मिलती हैं वो इक्वल बेसिस से मिलती हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन और फेवरेटिज्म देखने को नहीं मिलता है। अगर हम यूएसए और यूके की बात करें तो वो डिफ्रेक्टेड सोसाइटी है, वहाँ ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट इन प्रिज्मेटिक सोसाइटी, जो हम इंडिया की बात करें, तो जो भी चीज़ वस्तु के जो दाम है वो डिपेंड करता है रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर। ठीक है, तो प्राइस जो है वो चेंज करेगा, प्लेस टू प्लेस प्राइस चेंज करेगा, और टाइम टू टाइम प्राइस चेंज करेगा, और पर्सन टू पर्सन प्राइस चेंज करेगा। अब इसको आप केवल इकोनॉमिक्स से लेके मत देखिए कि मैगी 5 रुपए का गरीब को मिलता है, मैगी 5 रुपए का अमीर को मिलता है, तो आप जो बोल रहे हो गलत है। वो बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात बोल रहा हूँ। अब जैसे देखिए कि जो भी इकोनॉमिक्स स्ट्रक्चर है, जैसे रिक्स ने बताया कि जो भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है प्रिज्मेटिक सोसाइटी, वो एक तरह से सब्सिडाइज्ड कैंटीन के रूप में व्यवहार करती है। जो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर्सन होते हैं, यानी जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड पर्सन होते हैं, उनके लिए ये सब्सिडाइज कैंटीन का काम करती है। सब्सिडाइज कैंटीन का मतलब सब्सिडी पे इनको सारा चीज मिल जाता है। ठीक है, यानी कि ये आसानी से जो भी प्रिविलेज्ड ग्रुप हैं या जो भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड पर्सन हैं, वो प्रिज्मेटिक सोसाइटी में आसानी से गुड्स एंड सर्विसेज हासिल कर लेते हैं। लेकिन वहीं, इसलिए उन्होंने वर्ड किया सब्सिडाइज कैंटीन का। वहीं ठीक इसके उल्टा उन्होंने एक वर्ड यूज किया ट्रिब्यूटरी कैंटीन का। यानी कि ट्रिब्यूटरी कैंटीन ये किसके लिए है? ये भी प्रिज्मेटिक सोसाइटी का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जहां ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज्यादा चार्ज करती है। किससे? लेस प्रिविलेज से, और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस, नॉन इन्फ्लुएंस पर्सन जो कि आउटसाइड के ग्रुप है, किसी दूसरे जात धर्म कास्ट से, उनसे ज्यादा पैसा वसूलती है। ठीक है, शो मी द मैन आई विल शो यू द प्राइस। अब ये चीजें आपको अगर कंफ्यूजिंग लग रही है तो मैं उसका एक एग्जांपल से देता हूँ। मान लीजिए कि एक गरीब आदमी है, वो ब्लॉक में गया और बोला कि मुझे सर जाति प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, वो कमजोर गरीब आदमी है, वो ब्लॉक में पहुंचा है। नियम ये है कि 30 दिन में जाति प्रमाण पत्र आपको जो ब्लॉक के जो अधिकारी हैं उनको बना के दे देना है। लेकिन वो उसको घुसने ही दे देते, बोलते हैं गेट पर हो, परसों आना, लिंक फेल है, इस तरह का सारी चीजें उसको झेलने को मिलती है। लेकिन वहीं पे अगर कोई रिच आदमी हो, ठीक है, या कोई पोलिटिकली इन्फ्लुएंस पर्सन हो, तो उसको वो बोलेंगे कि आइए साहब बैठिए, नमस्कार, कैसे हैं, और बताइए घर पे क्या चल रहा है। ठीक है, और वो बैठता है और 5 दिन में ही उसको जाति प्रमाण पत्र हासिल हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें क्या दिखाती हैं? यानी कि जो सेम एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको एक न्यूट्रल वे में काम करना चाहिए था, जिसको सारी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आदमी को बराबर पहुंचानी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो बिहेव करता है एज ए सब्सिडाइज्ड कैंटीन। किसको? जो प्रिविलेज्ड और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल आदमी है, उसका काम 5 दिन में आसानी से कर देती है। लेकिन एट द सेम टाइम वो बिहेव करती है एज ए ट्रिब्यूटरी कैंटीन, जो लेस प्रिविलेज्ड है, अंडर प्रिविलेज है, जो आउटसाइड ग्रुप है, यानी कि जो किसी जाति धर्म समुदाय का नहीं है, अपनी जात का नहीं है, यानी कि जिसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, लेस
प्रिविलेज आदमी है उसके लिए ट्रिब्यूटरी कैंटीन का काम कर रही है और उसको सेम सर्विस जो मिल रहा है 30 दिन में मिल रहा है। तो यही बोलते हैं कि यही एक तरह की अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी क्यों है? क्योंकि मार्केट फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं और साथ साथ में जो सोशल फैक्टर हैं, पॉलिटिकल फैक्टर हैं, वो जो समाज, जात, धर्म, ये सारी चीजें भी साथ साथ में काम कर रही हैं, जिसके चलते क्या है, ये इकोनॉमिक कंडीशन को और सोसाइटी को फर्दर डिटेरियोरेट करता है। यानी कि ये जो प्राइस अनसर्टेनिटी है, ठीक है, वो प्रिज्मेटिक सोसाइटी को और ज्यादा डिटेरियोरेट करती है और इससे क्या होता है कि ये ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, एडल्ट्रेशन, करप्शन, इन सब चीजों को जन्म देता है। क्यों? क्योंकि व्यवहार जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का, वो अलग अलग है। ठीक है, तो इस मॉडल को बोला गया बाजार कैंटीन मॉडल। बाजार कैंटीन केवल आप इकोनॉमिक एक्सपेक्ट में मत लीजिए, केवल चीज वस्तु के दाम से मत लीजिए, ये सर्विसेज के रूप में लीजिए। यानी कि जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जो सर्विसेज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी अकॉर्डिंग इसको लेके देखिएगा। ठीक है, यानी कि अगर 3-4 वर्ड में अगर निचोड़ निकालें बाजार कैंटीन मॉडल का, तो यही होगा कि रिग्स ने ये मॉडल दिया था जो कि दर्शाता है कंडीशन, इकोनॉमिक जो है कंडीशन या एक इकोनॉमिक सब सिस्टम दिखाता है किसका? प्रिज्मेटिक सोसाइटी। प्रिज्मेटिक कहने का मतलब डेवलपिंग सोसाइटी का। इसमें क्या है, 2 चीजों से ये डिस्क्राइब करते हैं, 2 वर्ड से, एक सब्सिडाइज कैंटीन से और दूसरा ट्रिब्यूटरी कैंटीन से। सब्सिडाइज कैंटीन से ये बताना चाहते हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और प्रिविलेज मेंबर के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो एज ए सब्सिडाइज कैंटीन का काम करती है, और जो नॉन पॉलिटिकल हैं, जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, उसके लिए ट्रिब्यूटरी कैंटीन का काम करती हैं। इन सारी चीजों के चलते क्या है कि जो सर्विसेज मिलना चाहिए एट रेशनल बेसिस पे, एट फिक्स टाइम पे, वो फिक्स टाइम पे ना मिलके वो लिनियंट हो जाता है जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर्सन है या जो प्रिविलेज ग्रुप है उनके लिए, और इनके लिए वो चीजें सही से नहीं मिल पाती हैं लेस प्रिविलेज्ड के लिए। ये जो प्राइस अनसर्टेनिटी है प्रिज्मेटिक सोसाइटी में, ये डिटेरियोरेट करता है इकोनॉमिक कंडीशन को, और इसके आगे करप्शन, एडल्ट्रेशन, होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को जन्म देता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब रिस्क डेवलपमेंट पे बताते हैं कि पहले इन्होंने, अगर आपको फ्यूज और प्रिज्मेटिक और साला मॉडल, साला कृषि, ये सब जो याद हो पिछले लेक्चर का, तो आपको ये ध्यान में होगा कि रिस्क बोलते हैं कि जब डेवलपमेंट कब है, जब आपका डिस्क्रिशन बढ़े। डिस्क्रिशन इन द सेंस कि आप चीज वस्तुओं के बीच में आपकी क्षमता बढ़े किसी चीज को सेलेक्ट करने की, यानी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो एक ही सर्विसेज को अवेलेबल करने के लिए, तभी आपको डिस्क्रिशन बढ़ेगा। अब जैसे आपको बिस्कुट खाने का मन है तो आपके पास पार्ले जी, गुड डे और ये सारी चीजें हैं, तो आपके पास अगर डिस्क्रिशन बढ़ा, आपके पास ऑटोनॉमी बढ़ी, तो यानी कि रिग्स उसको डिफाइन करते हैं कि ये एक साइन है डेवलपमेंट का। ठीक है, तो यानी कि डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? जब डिफ्रैक्शन बढ़े तब। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग टर्म आएगा, आपको कंफ्यूजिंग है नहीं, है बहुत आसान, अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। यहाँ 3-4 सिमिलर वर्ड आ गए हैं। ठीक है, सबसे पहले है डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब क्या है? डिफरेंट वस्तुओं के बीच में जो सिलेक्ट करने की आपकी आजादी हो, उसको डिस्क्रिशन बोलते हैं। जैसे आपके पास डिस्क्रिशन है सिलेक्ट करने का, 4 प्रकार के बिस्कुट है, तो उसको हम लोग डिस्क्रिशन बोलते हैं। आगे आता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन कैसे? डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ये जो सोसाइटी थी, एक थी फ्यूज्ड और एक है प्रिज्मेटिक और एक है डिफ्रैक्टेड। डिफ्रैक्शन कहने का मतलब जहां स्पेशलाइजेशन ज्यादा हो, ठीक है, जो कि डेवलपिंग सोसाइटी है, वही डिफ्रैक्टेड से डिफ्रैक्शन बढ़ा है। यानी कि जो डेवलपमेंट कब होगा? जब डिफ्रैक्शन लेवल राइज होगा। अब यहाँ पे एक डी से दूसरा वर्ड आ गया, अगला आ गया डिफ्रैक्शन में डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है कि स्पेशलाइजेशन जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा होगा डिफरेंशिएशन। यानी कि डिफरेंशिएशन कहने का मतलब स्पेशलाइजेशन ज्यादा होना। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइए। रिग्स पहले पुराने अपने लेक्चर में बोलते हैं कि डेवलपमेंट तभी होगा जब हम लोग डिफ्रैक्शन बढ़ाएंगे, और डिफ्रैक्शन कैसे बढ़ेगा? जब हम लोग स्पेशलाइजेशन बढ़ाएंगे, यानी कि हर एक काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बनाएंगे, तो डिफरेंशिएशन होगा, यानी स्पेशलाइजेशन होगा, तो डिफ्रैक्शन बढ़ेगा। और डिफ्रैक्शन और डिफरेंशिएशन, डिस्क्रिशन और डिफ्रैक्शन मिलके ही किसी सिचुएशन को, किसी कंट्री को, किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप बनाएंगे। पिछला लेक्चर पढ़े हो तो समझ में आएगा, नहीं पढ़े हो तो नहीं आएगा। जैसे कि हम लोग बोले थे कि पिछले में कि स्पेशलाइजेशन नहीं था फ्यूज सोसाइटी में, यानी कि एक राजा ही था, वो भी जस्टिस डिलीवरी का काम कर रहा था, वही एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा था, कबीले का जो सरदार था। इसलिए रिग्स जो पिछले लेक्चर में बोलते हैं कि स्पेशलाइजेशन अगर जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट होगा, यानी कि डिफरेंट काम को करने के लिए डिफरेंट एजेंसी होंगी,
तो ये जो था इनका रिग्स का ये पुराना विचार था, ठीक है, यानी कि पहले इन्होंने ये अज्यूम करके रखा था, ठीक है। आगे बोला जाता है कि जो रिग्स का प्रिज्मेटिक, डिफ्रेक्टेड और फ्यूज मॉडल है वो डिस्क्रिप्टिव था, ठीक है। ये इन्होंने बताया कि एक लिनियर प्रोग्रेशन के बारे में बताया था कि कोई भी सोसाइटी जो पहले होती है अंडर डेवलप्ड और उसके बाद बनती है डेवलप्ड। ये डेवलप अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड कब होती है? जब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशलाइजेशन, जब ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होता है, यानी कि हर काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तब जो है सोसाइटी अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड की तरफ बढ़ती है। ये इनका पुराना मत है। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो केवल डिफरेंशिएशन से ही या स्पेशलाइजेशन से ही इस चीज को हासिल नहीं किया जा सकता। ओरिजिनलिटी में देखा जाए तो कुछ ना कुछ हमको ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म चाहिए, ठीक है, जो कि इन सारी एक्टिविटीज को, ये जो सारे स्पेशलाइज्ड ग्रुप के लोग हैं, इनको एक तरह से एक सूत्र में बांधे, ठीक है। कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो इन सारी चीजों को, डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट करे, कुछ ऐसा चीज हो कि इन सबको जोड़े, तभी जाके इंटीग्रेशन जो होगा और तभी जाके हम एक तरह से बोलेंगे कि डेवलपमेंट ज्यादा होगा। यानी कि केवल स्पेशलाइजेशन से नहीं होगा, कुछ ऐसा चीज हमको चाहिए कि जो स्पेशलाइजेशन के इम्पैक्ट को बढ़ाए, ठीक है। जैसे स्कूल बनवा दिया फिर भी लोग शिक्षित नहीं हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिससे कि स्कूल ड्रॉप आउट कम हो, लोगों का एनरोलमेंट बढ़े, ठीक है। तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म तो चाहिए नहीं है हमको। केवल हम स्कूल बना देने से जो आउटपुट, जो डेवलपमेंट है वो तो नहीं हो रहा है, लेकिन स्पेशलाइजेशन तो हमने कर दिया। तो रिग्स बोलते हैं बाद में चल के कि केवल स्पेशलाइजेशन से ही नहीं होगा, हमें और चीज चाहिए। वो और चीज क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड इन्होंने किताब लिखी थी 1975 में। बाद में उन्होंने इसको री एडिट किया 1980 में, और 1980 में री एडिट करने के बाद एक नया मॉडल लेके आते हैं जिसको बोलते हैं बाइलिनियर पाथ प्रिज्मेटिक मॉडल। इसमें वो बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन के साथ साथ हमें और एक वेरिएबल चाहिए, और उसका वो नाम देते हैं इंटीग्रेशन, यानी कि डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन यानी कि जो डेवलपमेंट जो होगा, जो डेवलप्ड सोसाइटी होगी, यूएसए टाइप सोसाइटी, जो डिफ्रैक्टिव मॉडल है, वो कब होगा? जब डिफरेंशिएशन के साथ साथ इंटीग्रेशन भी होगा। यानी कि डेवलपमेंट को अगर हम बोलें तो इंटीग्रेशन प्लस डिफरेंशिएशन, ये दोनों चीजें होंगी, तभी जाके डेवलपमेंट होगा। पहले ये केवल बोल रहे थे कि आप डिफरेंशिएशन कर दो, यानी स्पेशलाइजेशन कर दो, तो उससे डेवलपमेंट होगा। लेकिन बाद में ये अपना किताब एडिट करते हैं और बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन के साथ साथ हमें इंटीग्रेशन भी चाहिए। अब हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। जैसा कि बताया कि डिफरेंशिएशन का मतलब है कि एक सिचुएशन है जहां हर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक तरह का मैकेनिज्म है जो कि बांध के रखता है बहुत सारी चीजों को, जो लिंक करता है, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट करता है बहुत वेरियस काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड रूल, ठीक है। कहने का मतलब इंटीग्रेशन में हम आगे चल के चढ़ेंगे, इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो होता है पेनिट्रेशन, ठीक है, वो वाला पेनिट्रेशन नहीं, दूसरा वाला पेनिट्रेशन, और दूसरा रहता है पार्टिसिपेशन। यानी कि पार्टिसिपेशन और पेनिट्रेशन से हमारा इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, और इसमें साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये जो चीजें हैं ये अभी नहीं बताऊंगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आगे के स्लाइड में बताऊंगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं नीति आयोग का, ठीक है। तो एक वर्ड आपने सुना होगा, एक चिड़िया का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। इसमें 17 गोल्स हैं, जैसे रिमूवल ऑफ पॉवर्टी और प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, क्वालिटी एजुकेशन, गुड हेल्थ, जीरो हंगर। ये सारी चीजें आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आप पढ़ते होंगे। सरकार जो है, सारे स्टेट गवर्नमेंट इसके प्रति अपना काम करते हैं कि नहीं हम इन सब चीजों को हासिल करेंगे। अब जैसे जीरो हंगर को हासिल करने के लिए कोई फूड एंड एग्रीकल्चर का अलग डिपार्टमेंट होगा, गुड हेल्थ के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, एजुकेशन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। तो भारत में ये तो हमने चीजें हासिल कर ली, लेकिन कोई तो ऐसा चाहिए कि इन सारी चीजों को इंटीग्रेट करे, इनको बताए कि नहीं किस चीज का रिक्वायरमेंट कब आना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो नीति आयोग एक चिड़िया का नाम है कि जो कोऑर्डिनेट करने का काम करती है, यानी कि ये सारे डेवलपमेंट गोल को इंटीग्रेट करने का काम करती है। वो सरकार जो है, नीति आयोग बताती है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप किस चीज में पीछे हैं, अपना कहाँ खर्चा करिए, क्या नहीं करिए। तो वो एक तरह से कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। वही रिक्स बोल रहे हैं कि मेजर डिफरेंशिएशन जो है,
यानी कि हर चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बना देना उससे काम नहीं चलेगा। अगर हमें डिफ्रैक्शन चाहिए, अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए या फिर डिफ्रैक्टेड सोसाइटी चाहिए, तो हमें डिफरेंशिएशन के साथ साथ इंटीग्रेशन भी जरूरी है। यानी कि स्पेशलाइज्ड यूनिट पॉवर्टी, क्लीन वाटर, वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, हंगर के लिए बना दो, लेकिन उसके साथ साथ कोई ऐसा चाहिए कि कोऑर्डिनेट कर सके, इन सारी चीज़ों को, फंक्शन को टाई अप कर सके। ठीक है, वो इतना पे आपको समझ में आ गया होगा, आगे और क्लियर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब ये बताते हैं कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी के बारे में थोड़ा बताते हैं, एक ग्राफ बना के बताते हैं। ये बोलते हैं कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी में जो है वो हाई डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा। कहाँ गया पॉइंटर? तो ये देखिए, हाई डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन आपको प्रिज्मेटिक सोसाइटी में मिलेगा, लेकिन साथ साथ में आपको पुअर इंटीग्रेशन मिलेगा। यानी कि डिफरेंशिएशन प्रिज्मेटिक सोसाइटी, यानी एग्जाम्पल ले लो अपने इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ क्या है, डिफरेंशिएशन ज़्यादा है, यानी कि स्पेशलाइजेशन है, अलग अलग चीज़ें को कैरी आउट करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्री हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन इंटीग्रेशन जो है वो पुअर है। ठीक है, और इसको हम लोग दिखाते हैं ये एक ग्राफ से। तो ये बोलते हैं प्रिज्मेटिक सोसाइटी में ये चीजें हैं, लेकिन रेफरेंस क्या है उनका? डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। वो बोलते हैं कि कोई भी डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, जैसे यूएसए की बात कीजिए, वहां पर क्या है, हाई डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन भी है और इंटीग्रेशन भी है। यानी कि इससे एक बेंचमार्क लेके ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं। अब इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। अगर कभी किसी जमाने में मैथ पढ़ा हो तो एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस, ठीक है, और एक होता है जीरो। तो जीरो पे, यहाँ पे जीरो जीरो पे इन्होंने फ्यूजन वर्ड बोला है, ठीक है। यहाँ एक साइड इन्होंने लिखा है वाई एक्सिस पे लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि जैसे जैसे इस स्केल पे आप ऊपर चढ़े जाओगे इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा होता चला जाएगा, ठीक है। अगर इस स्केल पे आप आगे जाते चलोगे तो डिफ्रेंशिएशन जो है वो ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो रिग्स एक इस तरह का अजीब एक ग्राफ बनाते हैं और बोलते हैं कि एक जो पॉइंट आपको दिख रहा है ए बी सी डी ई, ठीक है, अगर इस पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि जो डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन से ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है ये भी समझाएंगे हम। ये देखिए, ये है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का यहाँ पे वैल्यू देखिए, और ये है इंटीग्रेशन। अब आप थोड़ा भी मैथ पढ़े होंगे तो बता सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ डिफरेंशिएशन ज़्यादा है इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है किसका? प्रिज्मेटिक सोसाइटी का। यानी कि डिफरेंशिएशन अगर फार फार ग्रेटर देन इंटीग्रेशन हो, ठीक है, स्पेशलाइजेशन तो हो गया लेकिन इंटीग्रेशन हो नहीं पा रहा है, तो वो क्या है, वो है एक डिफ्रैक्टेड सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। यानी कि ए बी सी डी ये है, ये सारे डिफ्रैक्टेड सोसाइटी हैं। वहीं आप कुछ और पॉइंट्स पे गौर कीजिए, एम एन ओ पी क्यू, इस पे गौर कीजिए। यहाँ देखिए एक बैलेंस है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। अब आप बोलोगे बैलेंस कैसे है, तो यहाँ वैल्यू देखिए एक्स एक्सिस पे लेवल ऑफ इंटीग्रेशन का, वाई एक्सिस पे देखिए वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन का। ये देखिए, ये और ये दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का वैल्यू बराबर है। यानी कि जब d इज इक्वल टू आई होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ये क्या स्थिति दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये कैरेक्टरिस्टिक है, डिफ्रैक्टेड कंडीशन है, ठीक है। यानी कि ये यूएसए में ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, यानी जो भी डेवलप्ड सोसाइटी है वहाँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा दोनों बराबर। और हमारे इंडिया टाइप के सोसाइटी में डिफरेंशिएशन तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन बहुत कम मिलेगा। ये क्या है, प्रिज्मेटिक कंडीशन है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी के कंडीशन है, ठीक है। होप इतना समझ में आ गया होगा। देखिए ये डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत आसान है, ठीक है। बस आप इसको वर्ड से मत लीजिए, ये बहुत आसान चीज़ें हैं। इसके बाद आप बोलते हैं, रिक्स बोलते हैं कि ये बहुत आसान है कि लोगों को स्पेशलाइज्ड रोल देके स्पेशलाइजेशन बढ़ा दिया जाए, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है कि उस रोल को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है। यानी कि ये बोलते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो बहुत डिफिकल्ट है, किससे? डिफरेंशिएशन से। यानी कि डिफरेंशिएशन आसान है करना, हमने डिपार्टमेंट अलग अलग बना दिए, लेकिन उन सारे फंक्शन को इंटीग्रेट करना जो है वो काफी डिफिकल्ट टास्क है। तो इस तरह से एक ग्राफ के थ्रू वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिखाते हैं कि क्या है डिफरेंशिएशन, क्या है इंटीग्रेशन, क्या है डिफ्रैक्टेड सोसाइटी और क्या है ये इंटीग्रेटेड सोसाइटी, जो भी है प्रिज्मेटिक सोसाइटी, सॉरी। अभी चलते हैं आगे। इसके बाद हम फिर इस ग्राफ पे वापस आएंगे और आपको हो सकता है क्लैरिटी से समझ में आए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और उन दोनों का डेवलपमेंट से क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो काम करता है, ठीक है।
तो जो भी डिफरेंशिएशन है यानी कि जो भी स्पेशलाइजेशन है किसी भी सोसाइटी में, आइदर इट इज प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड, वो डिपेंड करता है टेक्नोलॉजिकल और नॉन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ये टेक्नोलॉजिकल और नॉन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या है? जैसे कि एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, एडवांसेज इन मैनेजरियल प्रैक्टिस, ये सब क्या है? डेवलप टेक्नोलॉजिकल या ब्यूरोक्रेसी में एडवांसमेंट, ये क्या है? टेक्नोलॉजिकल और नॉन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है। ये रिस्क बोलते हैं कि ज्यादा अगर डेवलपमेंट होगा, कब? जब ज्यादा डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, यानी कि सॉरी, ज्यादा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा तो ज्यादा डिफरेंशिएशन भी होगा। मोर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हायर इज द लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि टेक्नोलॉजी अगर बढ़ी तो स्पेशलाइजेशन भी आपका बढ़ेगा। ये पहला रिस्क बोलते हैं, ठीक है। दूसरा बोलते हैं कि इंटीग्रेशन जो है, जो हम लोग इतने 2-3 स्लाइड से डिस्कस करते आ रहे हैं, जिसको हमने बोला था कि हम ये अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। तो बोलते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर पे। पहला जो है पेनिट्रेशन और दूसरा जो है वो पार्टिसिपेशन। पेनिट्रेशन क्या है? पेनिट्रेशन जब हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट सोसाइटी के हर एक नूक एंड कॉर्नर तक पहुंच जाए, यानी कि अगर स्कूल बन जाए और वो हो सकता है कि एकदम सुदूर क्षेत्र के जो जहाँ कोई आदमी रहता हो, लद्दाख में भी, वहां भी अगर किसी के लिए हम लोग क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें तो उसको हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन, ठीक है। ये तो फिजिकल पेनिट्रेशन हो गया। कहने का मतलब किसी भी सुदूर क्षेत्र में आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन। साथ साथ में ये भी पेनिट्रेशन का मतलब है कि सबसे निचले स्तर पे, समाज के सबसे नीचे स्तर पे जो लोग अगर झाड़ू जो प्लास्टिक चुनते हैं लोग, या जो सबसे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वहां तक आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को अगर पहुंचाओगे तो बोला जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो इंटीग्रेशन डिपेंड करता है 2 चीजों पे, पेनिट्रेशन और पार्टिसिपेशन पे। तो पेनिट्रेशन क्या हो गया कि फैसिलिटी जो भी है गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है वो कंट्री की हर एक लेंथ और ब्रेथ में पहुंचे और सोसाइटी के हर एक स्तर पे पहुंचे, उसको हम लोग पेनिट्रेशन बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे दिया गया है कि जैसे फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन शुड रीच एवरी कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि फिजिकली भी हर जगह पहुंचे और सोसाइटी के हर लेवल पे पहुंचे। तो अगर पेनिट्रेशन ज्यादा होगा तो इंटीग्रेशन भी हम लोग बोलेंगे ज्यादा होगा। उसके बाद क्या है? दूसरा बोलते हैं पार्टिसिपेशन, ठीक है। पार्टिसिपेशन यानी कि आप लॉ को कितना एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, यानी कि आपका कितना विलिंगनेस है, ठीक है। कोई भी सरकार के द्वारा रूल्स पॉलिसी या बनाई गई है, ठीक है, जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया है उसमें आप कितनी अपनी भूमिका निभा रहे हो या कितना उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ये होता है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन डिपेंड करता है 2 चीजों पे, एक तो विलिंगनेस ऑफ द पीपुल टू पार्टिसिपेट, यानी कि लोगों की चाहत, वो कितना चाह रहे हैं पार्टिसिपेट करने का, और दूसरा है एबिलिटी ऑफ द पीपुल टू पार्टिसिपेट। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने जॉब के लिए सरकार ने कुछ लाया स्किल इंडिया, ठीक है, तो पार्टिसिपेशन कब होगा? जब ये लोग चाहें। पार्टिसिपेशन डिपेंड करेगा जब गांव के लोग चाहेंगे कि हम स्किल इंडिया के अंदर भर्ती करवाएं और पढ़ाई करें, ठीक है। दूसरा है एबिलिटी ऑफ द पीपुल टू पार्टिसिपेट, यानी कि वो इतने लायक हैं कि नहीं, यानी कि वो चाह तो रहे हैं लेकिन वो उतने साक्षर हैं कि नहीं कि वो स्किल इंडिया में पार्टिसिपेट करें। तो ये सारी इन दोनों फैक्टर्स पे, विलिंगनेस और एबिलिटी पे डिपेंड करता है आपका पार्टिसिपेशन। और पार्टिसिपेशन और पेनिट्रेशन अगर ज्यादा हो तो हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसी को एक चार्ट के माध्यम से आसानी से, जितना मैंने बकर किया उसको समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे राइट में आपको एक वर्ड दिख रहा है, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब डेवलपमेंट। डिफ्रैक्टेड सोसाइटी आपने पढ़ा था ना, जैसे प्रिज्म में फ्यूज, प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड। डिफ्रैक्टेड इधर था यूएसए वाला, तो डिफ्रैक्शन यानी डेवलपमेंट। इस बात को बोल रहे हैं कि अगर लेवल ऑफ डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा तो यानी कि डेवलपमेंट ज्यादा होगा। अब ये डिफ्रैक्शन डिपेंड करता है 2 चीजों पे, जो मैं आधे घंटे से बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन पे और इंटीग्रेशन पे। डिफरेंशिएशन क्या है? स्पेशलाइजेशन है, और इंटीग्रेशन जो मैंने अभी बताया। अब ये डिफरेंशिएशन यानी स्पेशलाइजेशन कब होगा? जो मैंने पहले लाइन में समझाया था कि अगर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगा, यानी नॉन टेक्निकल और टेक्निकल फैक्टर में अगर एडवांसमेंट होगा
तो वो क्या करेगा, उससे डिफरेंशिएशन बढ़ेगा, डिफरेंशिएशन बढ़ेगा तो डिफ्रैक्शन बढ़ेगा और डेवलपमेंट बढ़ेगा। यानी कि ये केवल एक फैक्टर नहीं है, जैसे रिग्स ने पुराने लेक्चर में बोला था कि यही केवल फैक्टर है, अब बोलते हैं इसके साथ साथ और फैक्टर है इंटीग्रेशन। अब देखते हैं इंटीग्रेशन के क्या है। एक तो है इंटीग्रेशन का जो मैंने बताया पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन में क्या है, विलिंगनेस ऑफ द पीपुल टू पार्टिसिपेट, और दूसरा है एबिलिटी ऑफ द पीपुल टू पार्टिसिपेट। यानी कि अगर ये दोनों चीजें हैं इसका मतलब पार्टिसिपेशन है, और पार्टिसिपेशन विल लीड टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन विल फर्दर लीड टू डिफ्रैक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तीसरा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, इससे क्या होगा, पेनिट्रेशन होगा। अगर सोसाइटी की एवरी नूक एंड कॉर्नर में आपको पहुंचना है और सोसाइटी के हर एक लेवल पे आपको गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचाना है, तो क्या करना होगा, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट करना होगा, तभी तो वो सोसाइटी के हर एक हिस्से तक पहुंच जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट कैसे कैरी आउट करोगे, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में चेंजिंग लाओगे या जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको बिहेवियर में चेंजिंग लाओगे। तो अगर ये सारी चीजें आपको मिल गई तो ये क्या एक तरह का कंडीशन बनाएंगी, ऊपर वाली चीजें डिफरेंशिएशन का कंडीशन बनाएंगे, नीचे वाली चीजें इंटीग्रेशन का, और ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो राइज डिफ्रैक्शन में राइज होगा, एक तरह से उछाल होगा, और हम लोग की सोसाइटी प्रिज्मेटिक से डिफ्रेक्टेड की तरफ जाएगी, और एक लास्ट में देखिएगा कि आपका डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट पे रिस्क क्या बोलते हैं वही मैंने अभी आपको समझाया। अब फिर हम वापस जाते हैं पुराने वाले ग्राफ पे, जैसे जो आपको दिखाया था। पुराने वाले ग्राफ में आपको मैंने प्रिज्मेटिक कंडीशन दिखाया था, ठीक है, और डिफ्रैक्टेड कंडीशन बताया था, ठीक है। प्रिज्मेटिक कंडीशन में हमने बहुत सारे पॉइंट बताए थे, ए बी सी डी। वहां हमने बताया था कि यहाँ जो लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन है वो तो ज़्यादा है लेकिन इंटीग्रेशन की कमी है। इसीलिए क्या है, अगर डिफरेंशिएशन ज़्यादा हो विथ रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, तो ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी का फीचर्स है। और जब डिफ्रैक्शन और इंटीग्रेशन जो दोनों है आपस में बराबर हो जाए तो ये क्या है, ये एक तरह से फीचर है डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का, और ये प्रिज्मेटिक कंडीशन का। अब हो सकता है कि ये ग्राफ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। आगे देखते हैं कि अब रिग्स आगे क्या बोलते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा और वो बारीक से बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कि जो प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी है उनको रिग्स दोबारा फर्दर सब डिवाइड करते हैं फाइनर कैटेगरीज में। वो फाइनर कैटेगरीज क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रेशन वो करते हैं, ठीक है। यानी कि बेसिस ऑफ इंटीग्रेशन है, यानी कि इंटीग्रेशन के बेसिस पे वो जो सोसाइटी है प्रिज्मेटिक सोसाइटी को वो तीन भागों में बांटते हैं, ईओ ऑर्थो नियो। कुछ नहीं है, ये सब वर्ड है, ऐसे ही कुछ नहीं है ये सब, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी में बांटते हैं जो है ईओ ऑर्थो नियो, और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में भी बांटते हैं ईओ ऑर्थो नियो। अब ये क्या है, ये ईओ ऑर्थो नियो सजेस्ट करता है डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि ज्यादा डिफरेंशिएशन जिस सोसाइटी में होगा वो नियो, उससे कम डिफरेंशिएशन होगा तो वो ऑर्थो, और उससे कम तो ईओ, ठीक है। यानी कि बेसिस है इनका इंटीग्रेशन, लेकिन ये सिस्टम दिखा रहा है डिफरेंशिएशन। यानी कि अगर कोई हम बोले कि नियो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है तो हम उसको बोल सकते हैं कि सोसाइटी तो प्रिज्मेटिक है लेकिन वो ज्यादा एडवांस प्रिज्मेटिक है, यानी कि वहां डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जाता है, ठीक है। आगे ये बोलते हैं कि कोई नियो सोसाइटी नहीं है, ठीक है। नियो ईओ इको जो सोसाइटी में हमने बताया ये फ्यूज सोसाइटी के लिए लागू नहीं होती। क्यों लागू नहीं होती, तो सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है कि वहां जो है डिफरेंशिएशन नहीं होता, ठीक है। यानी कि एक ही राजा है वो सारे काम को करता है, ठीक है, एक ही कबीले का सरदार है, सब चीज को करेगा, तो डिफरेंशिएशन है ही नहीं, तो हम लोग इसको आगे नियो ऑर्थो और इको में क्यों बांटे, ठीक है। तो वही बताते हैं। एक आप फिर से देखिए कि ये फ्यूज प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड मॉडल है। फ्यूज से एक लाइट गई प्रिज्म में होते हुए, तो ये प्रिज्मेटिक है, प्रिज्म के अंदर का ये सिचुएशन है, इसको बोल सकते हैं हम लोग प्रिज्मेटिक कंडीशन। प्रिज्मेटिक कंडीशन में जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है उसी को तीन भाग में ये बांटे हैं, ठीक है। तो एक तरह से आप देखिए, एक तरह से ईओ है, ठीक है, ईओ इज द लेस प्रिज्मेटिक, ठीक है। यानी कि आप इसको बांग्लादेश बोल सकते हो एज फॉर एग्जाम्पल। ऑर्थो है, ठीक है, ये बांग्लादेश से थोड़ा सा ऊपर, जो भी आपको स्टेट देना हो यहाँ पर दे सकते हो। डिफ्रैक्टेड सोसाइटी क्या है, नियो, सॉरी डिफ्रैक्टेड नहीं, प्रिज्मेटिक में ही जो हायर लेवल का है वो क्या है, नियो है, जैसे इंडिया, ठीक है। यानी कि यहाँ जो स्केल है, यानी डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जो है वो ज्यादा है। तो नियो ऑर्थो यो कुछ नहीं है, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इधर आप एक ग्राफ देखिए, यहाँ पे भी एक तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है जो भी डिफ्रैक्टेड और प्रिज्मेटिक सोसाइटी है। जैसे आप देखिए कि यहाँ एक तरह साइड आपको जाता है डिफरेंशिएशन, ठीक है,
ऊपर के साइड में आपको जाता है इंटीग्रेशन और नीचे के साइड में आपको जाता है इनएडिकेट इंटीग्रेशन। इसको वाइड एक्सेस मत समझ लो कि ये निगेटिव हो गया, ठीक है। एक तरफ इंटीग्रेशन है और दूसरी तरफ है इनएडिकेट इंटीग्रेशन। इनएडिकेट इंटीग्रेशन कहने का मतलब ये इंटीग्रेशन तो है लेकिन एडिकेट नहीं है। अब देखिए इस ग्राफ में ऊपर की तरफ अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों अगर बराबर हो तो हम लोग बोलते हैं क्या, ये डिफरेक्टेड सोसाइटी है। नीचे देखिए कि अगर डिफरेंशिएशन क्या हो, इधर डिफरेंशिएशन तो हो रहा है, डिफरेंशिएशन में बढ़ रहा है आगे की तरफ, लेकिन एट द सेम टाइम इनएडिकेट इंटीग्रेशन है, यानी कि डिफरेंशिएशन तो बढ़ रहा है लेकिन जो इनएडिकेट इंटीग्रेशन भी बढ़ रहा है। ये फीचर्स किसके है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी के, यानी डिफरेंशिएशन के साथ साथ जो इंटीग्रेशन है वो कम है, ठीक है। यानी ये इंटीग्रेशन नहीं है, इनएडिकेट इंटीग्रेशन। अब इतने पर नहीं समझ आया तो कोई नहीं समझाएगा। चलिए, तो ये हो गया, हमने जो है डिस्कस कर लिया जो भी रिग्स के जो डेवलपमेंट पे रिग्स का क्या कहना है। हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को देख लिया, बाजार कैंटीन मॉडल देख लिया। अब हम देखेंगे रिग्स के कुछ क्रिटिसिज्म को, ठीक है। यानी हर ऑथर का कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होता है, हम लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है कि जो भी ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी के बारे में बोल रहे हैं उसका जो रिसर्च जो इन्होंने कैरी आउट किया है वो बहुत ही लिमिटेड रिसर्च है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि इन्होंने स्टडी में अपने केवल थाईलैंड को शामिल किया है, फिलीपींस को शामिल किया है, इंडिया को शामिल किया है। जबकि इसके लिए तो इनका जो भी हो सकता है कि जो भी इन्होंने बोला वो सही हो, लेकिन अगर इस मॉडल को हम लोग अप्लाई करें चाइना में, क्यूबा में, ईरान में और अदर डेवलपिंग सोसाइटी में तो ये एक तरह से क्वेश्चनेबल है, ठीक है। पहला क्रिटिक, क्योंकि इनका जो एरिया ऑफ स्टडी है, ठीक है, वो बहुत सारे लिमिटेड कंट्री को ही इन्होंने एक्सेस किया है। तो ये मॉडल उनके लिए तो हो सकता है कि फायदेमंद हो या उनके सोसाइटी को, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा होगा, बट बाकी को नहीं करेगा। दूसरा है क्रिटिसिज्म कि रिग्स ने जो वोकैब का इस्तेमाल किया है, यानी कि जो भी इन्होंने टर्म्स का इस्तेमाल किया है वो क्या है, फिजिकल साइंसेस से कैरी आउट किया गया है, ठीक है। जो भी टर्म आपको दिख रहे हैं वो साइंटिफिक टर्म दिख रहे हैं, ठीक है। तो चैपमैन इसको बोलते हैं कि ये जो टर्म है नेचुरल साइंस से आपने जो लिया है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। यानी कि क्लैरिटी लाने के साथ साथ, क्लैरिटी तो लाना तो चाहिए क्लैरिटी, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट कर रहा है। वो बोल रहे हैं कि रिग्स शुड हैव प्रिपेयर्ड हिज ओन डिक्शनरी टू डिफाइन द टर्म्स, यानी कि बोलते हैं कि रिग्स को अपनी डिक्शनरी बना लेनी चाहिए ताकि इस टर्म को डिफाइन किया जा सके। तो दो क्रिटिसिज्म आपको समझ में आ गया। क्रिटिसिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी थिंकर का। आगे बोलते हैं हैन बिन ली, ये बोलते हैं कि रिग्स जो मॉडल है ये एक तरह का इक्विलिब्रियम मॉडल है, ठीक है। इक्विलिब्रियम मॉडल में क्या है कि हम लोग, ये एक तरह का डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव इन द सेंस कि हमें ये केवल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है कि सिस्टम क्या है, ठीक है, लेकिन हमें ये टूल्स और टेक्निक्स प्रोवाइड नहीं करता कि हम लोग कैसे इस सिस्टम में रिफॉर्म ला सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग कैसे इसको और डिजायरेबल बना सकते हैं। यानी कि ये केवल डिस्क्रिप्टिव है, ये प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है। ये केवल बोलता है उसके बारे में, लेकिन क्या हमें करना चाहिए, क्या प्रिस्क्रिप्शन जैसे डॉक्टर देता है ना, वही प्रिस्क्रिप्टिव है, ये दवाई खाओ। तो ये प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये बताता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये बोलते हैं आगे हैन बिन ली कि ये केवल प्रिजर्व और मेंटेन करने के काम आ सकता है। यानी कि हमें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पता है तो हम लोग इसको कैसे आगे मेंटेन करेंगे, अगर इसी लेवल पे हम लोग काम करते रहें तो मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि कैसे मेंटेन करना है केवल इससे हो सकता है, लेकिन कैसे रिफॉर्म लाना है ये इससे संभव नहीं है, क्योंकि रिग्स ने हमें टेक्निक्स नहीं बताए हैं कैसे हमें चेंजिंग लानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है, रिग्स बताते हैं कि इकोलॉजी जो है उसका क्या इम्पैक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन पे, यानी कि वो सोसाइटी, ठीक है, इन सारे चीज़ों के बारे में बहुत बिग चर्चा करते हैं कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का इकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट करता है इसके बारे में रिग्स नहीं बताते हैं। आपको यहाँ ध्यान में बताता चलूँ कि अगर ये इकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इसमें पॉलिटिक्स भी आएगा, ठीक है, इसमें आपके सिटीजन्स भी आएंगे, ठीक है। तो इकोलॉजी में ऐसा मत समझिए कि अगर पॉलिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से अलग है, ठीक है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, पॉलिटी अलग है इस सेंटेंस में, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। तो वही रिग्स जो है वो उनका फोकस केवल इकोलॉजी का जो प्रभाव है एडमिनिस्ट्रेशन का उस पे है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रभाव और इकोलॉजी पे आएगा उस पे उनका फोकस कम है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि किसी भी डेवलपमेंट कंट्रीज में कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इतना पावरफुल हो जाता है कि वो जो भी सोशल प्रोसेसेज हैं
उनको कैप्चर कर लेता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल मिलिट्री कूप, जनता जिसको बोलते हैं। मिलिट्री कूप में क्या होता है, जो भी मिलिट्री के टॉप मोस्ट कमांडर रहते हैं वो वहां के चुनी हुई सरकार पे कब्जा कर लेते हैं। तो एक तरह से क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट कर दिया। कौन, इकोलॉजी अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और एक तरह से आपको देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का अलायंस, ठीक है, यानी कि आप देखिएगा कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अलायंस, एग्जाम्पल ले लीजिए आपको पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान में क्या है, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन का अलायंस है। वो क्या करता है, ये पॉलिटिकली डीस्टेबलाइज करता है। अब हो सकता है इमरान खान आपको लग रहा है कि अपने मत का प्रयोग करके कोई भी डिसीजन लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे देखिए, ठीक है, जो एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन का बाहर का हिस्सा था वो एडमिनिस्ट्रेशन को कैप्चर कर रहा है। यानी कि मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन का अलायंस जो है वो पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो प्रभाव जो है, पहले इकोलॉजी के एडमिनिस्ट्रेशन पे इन्होंने चर्चा किया था, ठीक है। यानी कि ये जो रिक्स बताते हैं ये केवल पहले क्या बताया कि इकोलॉजी जो है वो उसका प्रभाव क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का इकोलॉजी पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये नहीं बताते हैं। लेकिन बहुत सारे डेवलपमेंट कंट्रीज में देखा गया है कि जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी इकोलॉजी को इफेक्ट करता है। इसलिए अगर आप देखेंगे कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का अलायंस हो गया तो वहाँ की इकोलॉजी यानी पॉलिटिकल सिस्टम को और वहाँ के चुनी हुई सरकार को अफेक्ट कर देगा, उनके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर देगा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। ये क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल काउंट करते हैं, ठीक है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में ही क्या चेंजिंग है उसी को ये काउंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन और अदर सिस्टम को ये इंडिपेंडेंट मान के चल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ये नहीं है। अदर फंक्शन में भी चेंजिंग आएगा, वो भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें ये रिक्स छोड़ दिए हैं। पांचवा क्या है, दया कृष्णा बोलते हैं कि जो भी प्रिज्मेटिक मॉडल है वो डेवलपिंग सोसाइटी से रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि डेवलपिंग सोसाइटी में ये 3 स्टेज बताए हैं, एग्रेरिया, ट्रांजिशिया, इंडस्ट्रिया, ठीक है। ये चीजें हमें प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में ये देखने को नहीं मिलती, ठीक है। इनका जो ये 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन है वो केवल इनके एजम्पशन पे बेस्ड है, ठीक है। अगर प्रिज्मेटिक, डिफ्रेक्टेड और उसको भी बोले तो ये क्या है, इनके एजम्पशन पे बेस्ड है, ऐसा दया कृष्णा बोलते हैं। क्योंकि इन्होंने कुछ टूल नहीं दिया है मेजर करने के लिए कि कौन डिफ्रेक्टेड सोसाइटी होगा, कौन प्रिज्मेटिक होगा, कौन एग्रेरिया होगा, कौन ट्रांजिशिया होगा। तो कहने का मतलब है कि यूएसए में भी फार्मिंग होती है और इंडिया में भी फार्मिंग होती है, और यूएसए को आप डिफ्रेक्टेड बोल रहे हो, इंडिया को आप बोल रहे हो प्रिज्मेटिक, और वहीं बांग्लादेश टाइप को आप बोल रहे हो फ्यूज्ड, या उस समय के जो सियाम को बोल रहे हो। तो ये सब क्या है, इसके लिए आपने क्या टूल बनाया था कि किससे आप इस नतीजे पर पहुंचे, ठीक है। और कोई सोसाइटी डायरेक्टली कैसे चली जाएगी एग्रेरिया से इंडस्ट्रिया पे, वो तो संभव ही नहीं है। क्योंकि दया कृष्णा बोलते हैं कि दोनों फंक्शन जो है साइमल्टेनियसली कैरी आउट किया जा रहा है, ठीक है। तो दया कृष्ण इस चीज पे सवाल उठाते हैं कि इन्होंने कोई मेजरिंग स्केल कोई नहीं दिया है, इसीलिए जो इनका जो अगर मेजरिंग स्केल कुछ देते नापने के लिए तो उसको हम लोग मान सकते। लेकिन अभी अगर बिना मेजरिंग स्केल के लिए कोई बात बोल रहे हैं तो ये क्या है, इनका केवल अजम्पशन है, इसका कोई यूज ही नहीं है। चलते हैं आगे क्रिटिसिज्म है कि रिक्स जो है वो हर एक चीज को रॉन्ग दिखाते हैं। कहाँ रॉन्ग दिखाते हैं कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी में हर एक चीजें जो है वो गलत है। यानी कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी के किसी भी पॉजिटिव कैरेक्टर को रिक्स नहीं दिखाते हैं। डेवलपिंग सोसाइटी में भी बहुत सारे पॉजिटिव कैरेक्टर हो सकते हैं, उसको ये नहीं दिखाते हैं। यानी कि रिक्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रिजुडिसाइड था पहले से, ठीक है। यानी प्रिजुडिसाइड का मतलब क्या हो सकता है कि पूर्वालोकन, उसको क्या पूर्वाग्रह बोलते हैं। यानी कि पहले ही से आप अपने माइंड में कुछ चीजें बना रखे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्वाग्रह था। यानी कि रिक्स के दिमाग में चल रहा था कि जो हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं यूएस का, वो डेवलप्ड सोसाइटी है, उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा है। डेवलपिंग सोसाइटी जो प्रिज्मेटिक है उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं है। यानी कि पहले से पूर्वाग्रह था उनके दिमाग में। और दूसरा कि वहां वो एथनोसेंट्रिक थे। अब इस वर्ड को ध्यान से समझिए, एथनोसेंट्रिक क्या होता है। एथनोसेंट्रिक का अगर हम डिक्शनरी में मीनिंग देखें तो होता है कि इवैल्यूएटिंग अदर कल्चर्स अकॉर्डिंग टू प्री कंसेप्शन, ओरिजिनेटिंग स्टैंडर्ड एंड कस्टम फ्रॉम ओन कल्चर। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि आपका जो अप्रोच है वो इथनोसेंट्रिक है,
कहने का मतलब ये हुआ कि जो रिक्स जो है वो अपने सोसाइटी का स्टैंडर्ड सेट करके और दूसरे सोसाइटी को जज कर रहे हैं, यानी कि स्टैंडर्ड आपने एज पर यूएसए के अकॉर्डिंग लिया है और इस स्टैंडर्ड से आप जो है किसी भी सोसाइटी को प्रिज्मेटिक बोल रहे हो। लेकिन ये कैसे आप बोल सकते हैं कि यूएसए जो है उसमें सब कुछ अच्छा ही है, ठीक है। तो यही यहाँ पे नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है कि वो एथनोसेंट्रिक है, उनके दिमाग में ये चल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें जो गलत है। आगे एक एग्जाम्पल से बताया गया है कि रिक्स ने जो सहारा लिया है फॉर्मलिज्म का। फॉर्मलिज्म कहने का मतलब एवरीथिंग इज एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो आगे क्रिटिसिज्म में ये बोल रहा गया है कि फॉर्मलिज्म, ठीक है, ये टोटली डिसफंक्शनल नहीं हो सकता, ठीक है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी के लिए। कहने का मतलब ये एक फॉर्मलिज्म बोलते हैं ना कि जो फॉर्मलिज्म है वो रूल्स अलग हैं और जो एक्चुअल प्रैक्टिस हैं वो अलग हैं। तो वही नेक्स्ट क्रिटिसिज्म में बोला गया है कि फॉर्मलिज्म टोटली डिसफंक्शनल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को आप बाईपास कर रहे हो, ठीक है। फॉर्मलिज्म क्या है कि व्हाट इज रिटन एंड व्हाट इज जो प्रैक्टिस है वो अलग अलग है। लेकिन ये क्रिटिसिज्म में बोला गया है कि जो फॉर्मलिज्म है कभी कभी अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन को बाईपास कर रहे हो तो उसके कुछ अदर बेनिफिट्स भी हैं, जैसे आप किसी वीक को कंसेशन दे रहे हो, किसी वनरेबल और माइनॉरिटीज को आप कंसेशन दे रहे हो, तो इसका क्या होता है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। यानी कि फॉर्मलिज्म जो है जरूरी नहीं कि वो हर समय गलत ही हो, ठीक है। आपने जो बोला है कि वो निगेटिव कंसेप्ट दिया है रिग्स को, ये नेल्सन बोल रहे हैं रिग्स को कि आपने जो कंसेप्ट दिया है वो निगेटिव कंसेप्ट है फॉर्मलिज्म का। लेकिन इसका पॉजिटिव कंसेप्ट, इसको काउंटर करने के लिए नेल्सन अपना पॉजिटिव कंसेप्ट देते हैं कि अगर हम फॉर्मलिज्म को अपनाते हैं, जो एक्चुअल प्रैक्टिस हो सकता है कि हम अगर बैंक के लाइन में कोई औरत लगी हुई बुढ़िया या बूढ़ा आदमी कोई लगा हो, उसको हम लोग लाइन में पहले ला के, जो कि एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, अगर हम उसको कुछ फॉर्मलिज्म से हट के अगर कुछ करते हैं, ठीक है, नॉन फॉर्मल होके भी, तो वो भी सही है, ये हमेशा गलत नहीं हो सकता। तो वही बोल रहे हैं कि इनका जो कंसेप्ट है वो गलत है। यानी कि एक ही छठे पॉइंट में आपने बहुत सारी चीजें देखी। पहले देखा कि रिग्स का अपना प्रिजुडिस साइड था, वो एथनोसेंट्रिक हैं, ठीक है, वो अपने सोसाइटी से जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। फिर ये आगे बताते हैं कि फॉर्मलिज्म के बारे में वो बोले हैं, गलत बोले हैं, इसलिए नेल्सन अपना पॉजिटिव फॉर्मलिज्म लेके आते हैं। तो ये नेक्स्ट क्रिटिसिज्म होगा। नेक्स्ट है कि जब रिग्स जो डेवलपमेंट के बारे में अपना कंसेप्ट देते हैं तो उनका मेन कंसर्न कहाँ रहता है, उनका मेन कंसर्न रहता है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, कि क्या था, क्या है, क्या होगा। यानी कि वो प्रोसेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो एक्चुअल प्रॉब्लम और इश्यूज जो है डेवलपमेंट में उसका उनका फोकस नहीं है। यानी कि जो प्रॉपर्टी है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, फूड सिक्योरिटी है, ये सारे जो चीजें हैं वो रिग्स के द्वारा हाईलाइट नहीं की गई हैं। केवल उनका फोकस है क्या कि डेवलपमेंट के प्रोसेस पे, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, एक स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज। लेकिन जो एक्चुअल जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि एक्चुअल जो चीजें हैं उस पे फोकस नहीं है उनका। यानी कि डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं, डेवलपमेंट के जो प्रॉब्लम है उस पे उनका फोकस नहीं है। नेक्स्ट है 8वां, क्या है कि लवमैन जो बताते हैं, बोलते हैं कि रिक्स का जो मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ओरिजिनलिटी में देखा जाए तो बहुत सारे डेवलपिंग सोसाइटी, जो डेवलपिंग नेशंस हैं अभी, उनके यहाँ बैकवर्डनेस का कारण ही बना है अंडर परफॉर्मेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी ने सही से परफॉर्म नहीं किया, रैम्पेंट करप्शन था, ये सब चीजें थी, जिसके चलते जो है नेशन सही से विकास नहीं कर पाया। तो रिक्स जो फोकस देते हैं कि डेवलपमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का होना जरूरी है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को ही डेवलप करना है, ठीक है, ये कहीं हद तक गलत है। क्योंकि ऐसा देखा गया है बहुत सारे डेवलप्ड सोसाइटी में कि कम्युनिटी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है डेवलपमेंट टास्क को, ठीक है। यानी कि अगर वॉलेंटियरली कोई काम करे, जो कम्युनिटी मिल के काम करे, तो वो देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा अच्छा बना सकती है। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन को आप खुद, ब्यूरोक्रेसी को ही आप बोलोगे कि इसी को ज्यादा हमें डेवलप करना है, तो उससे क्या होगा, निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये रिक्स का अगला क्रिटिसिज्म है 8 नंबर में। क्योंकि अब जैसे देखिए इंडिया में एग्जांपल लीजिए सोशल ऑडिट का, तो ये क्या है, लोगों का, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है चीजों में। तो ये जो चीजें हैं ये और भी डेवलपमेंट के पास ले जाएंगी। लेकिन आप अगर रिक्स जो बोल रहे हैं कि नहीं, हमें एडमिनिस्ट्रेशन को ही डेवलप करना चाहिए, उसी को ज्यादा पावर देना चाहिए, तो वो सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री जो हैं वो
बैडली परफॉर्म करते हैं वो बैकवर्ड होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ अंडर परफॉर्मिंग ब्यूरोक्रेसी। आगे अल्फा डायमंड बोलते हैं कि रिस्क का जो डेफिनेशन है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें वो चर्चा करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि स्टेट का जो ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए रिसोर्सेज और कम्युनिटीज पे। ठीक है, अगर स्टेट का कंट्रोल अगर रिसोर्सेज और कम्युनिटी पे ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी एक्सपेंड करेगी। अगर रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी एक्सपेंड करेगी तो ये कारण हो सकता है डीह्यूमनाइजेशन का, यानी कि ब्यूरोक्रेसी से डीह्यूमनाइजेशन आपका जुड़ा हुआ है, लोगों का एलिनेशन आप पहले से ही देख रहे हो। तो ब्यूरोक्रेसी का और ज्यादा से ज्यादा आप ब्यूरोक्रेसी को पावर दे रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दे रहे हो जस्ट फॉर द सेक की डेवलपमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का होना जरूरी है, उसको इम्प्रूव करना जरूरी है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, इससे हो सकता है, अल्फ्रेड बोलते हैं कि इससे और भी ज्यादा डीह्यूमनाइजेशन हो सकता है। तो यहीं पे हम लोग FW रिग्स का ये चैप्टर खत्म करते हैं। अगर आपको ये स्लो लगता है तो फास्ट करके देख सकते हैं। धन्यवाद।